गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया था ग्रामर में। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑन द पेज नंबर गिवन 20। ओके, तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। उसके लिए एक वीडियो समझाते हुए दिखाऊंगी। प्रत्यक्ष वाक्य ये होते क्या है दोस्तों? किसी द्वारा बोले गए वाक्य को ज्यों का त्यों, इट मीन्स एज इट इज, ज्यों का त्यों लिख देना या फिर बताना, उसे हम प्रत्यक्ष वाक्य या फिर डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। Now let us see an example of a sentence where we have used direct speech. अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा, तुम जा सकते हो। अब जो वाक्य मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं जो अध्यापिका ने कही हैं। जैसे कि तैसे ही मैंने ज्यों के त्यों वो शब्द यहाँ पर लिख दिए, तुम जा सकते हो। और जब ऐसे कोई शब्द हम रिप्रोड्यूस करते हैं जो किसी और वक्ता ने बोले हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं प्रत्यक्ष वाक्य। हम एज इट इज किसी के बोले हुए शब्द बोल रहे हैं। अब इसी वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, you can go. So this wording, you can go, this is exactly what has been spoken by the teacher. And this sort of a sentence is called direct speech. I hope it is clear to you. Let's go ahead. Now we'll talk about indirect speech. What is indirect speech? जिसे हम परोक्ष वाक्य कहते हैं। किसी द्वारा बोले गए शब्दों को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं या लिखते हैं, तो उसे परोक्ष वाक्य या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। Let us see an example to make this concept very clear. दोस्तों देखिए, वाक्य है, अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे जा सकते थे। Now this is the same sentence which earlier I had discussed in direct speech. Here I have converted the direct speech into indirect speech. Now here what I have done is, अध्यापिका के जो शब्द थे, तुम जा सकते हो, अध्यापिका के जो कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो थे तुम जा सकते हो। इनको जब मैंने रीफ्रेज करके अपने शब्दों में कहा, तो मैंने कहा अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे जा सकते थे। तो तुम जा सकते हो की जगह पर आ गया वे जा सकते थे। और अब मैंने अध्यापिका के शब्दों को अपने शब्दों में बदल कर बोला, तो ये वाक्य बन गया परोक्ष वाक्य। परोक्ष वाक्य जिसे हम इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। Now let us see how we will translate this sentence into English. It's not at all difficult. The first part remains the same. That is, the teacher said to the students, and then here comes a new word, that. This comes in place of ki. That they could go. When this was direct speech, it was the teacher said to the students, you can go. Now friends, you can say how this direct speech, you can go, has converted into indirect speech and it has become they could go. Now how do we change this? What are the rules? Let us go ahead and see. Now here is something very important for you.
प्रत्यक्ष और परोक्ष वाक्यों के दो भाग होते हैं जो कि अपने में संपूर्ण वाक्य हैं. Both these two parts of direct and indirect speech are complete sentences in themselves. Let us go and talk about these two parts of direct and indirect speech. Now the two parts, जो दो भाग होते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष वाक्य के, वो क्या है? पहला भाग है reported verb और दूसरा भाग है reported speech. एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं. जब पहला भाग है वो यह बताता है कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति से बात कही. We say that the first part, which we call the reporting verb. Reporting verb is that sentence which tells us who said the words and to whom they were said. Now here let us see, where is the reporting verb? Where is that sentence in which we talk about who said the words and to whom they were said? This is an example sentence. अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा, तुम जा सकते हो. अब इसमें सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं कि दो वाक्य कौन से हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक लाइन लगा रही हूँ. लाइन से पहले वाला हिस्सा एक वाक्य है और लाइन के बाद वाला हिस्सा दूसरा वाक्य है. चलिए अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला कौन सा वाक्य है. वो है पहला वाक्य. पहला वाक्य जहां पर हमें ये पता लगता है कि किसने कहा और किससे कहा. यहाँ पर देखते हैं पहला वाक्य क्या है. अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा. तो जैसा मैंने आपको कहा, इस वाक्य से हमें पता लग रहा है who said to whom. अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा. खुद में ये एक पूर्ण वाक्य है. पूर्ण वाक्य कैसे है ये? इसमें एक कर्ता है अध्यापिका, इसमें एक कर्म है जो कि है विद्यार्थी, और इसमें एक क्रिया भी है जो कि है कहना. पूरा संदेश, एक पूरा मतलब हमको बता पा रहा है. So this is a complete sentence. Now let us see the reporting verb in the English translation of this sentence. Now this sentence in English, it becomes, the teacher said to the students, you can go. Now here again I am drawing a line of demarcation between the first and the second sentence. Now let us put our focus to the first part. This is the reporting verb. The part of the sentence which tells us who said to whom, that is called reporting verb. And in this sentence, the reporting verb is, the teacher said to the students. First of all, the subject is the teacher. Then let's go ahead. The next word is said. This is the verb. This is the action word. And then we have the object, that is the students. So with this we can say that this is a complete sentence. The teacher said to the students. And this complete sentence, which answers the question who said to whom, is called reporting verb. अब बात करते हैं वाक्य के दूसरे भाग की. जो दूसरा वाक्य है कंप्लीट, उसमें क्या होता है, उसमें कही गई बात बताई जाती है जिसको हम प्रत्यक्ष वाक्य में इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं. It is called the reported speech. Reported speech tells us the exact words which have been spoken by someone and they are put within inverted commas. Now we have the same example and here we will talk about the reported speech. This is the demarcation which separates the two
distinct sentences. And here now we will talk about the second sentence. तुम जा सकते हो. अब देखते हैं कि ये कैसे एक संपूर्ण वाक्य है. इसमें भी एक कर्ता है जो कि है तुम. जा सकना ये है क्रिया. तुम जा सकते हो ये एक संपूर्ण वाक्य है. चलिए अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. यू कैन गो. फिर से इस वाक्य में यू जो है वो है सब्जेक्ट और इस वाक्य में प्रेडिकेट है जो वर्ब पार्ट है वो है कैन गो. दिस इज द वर्ब. And when this sentence has the subject and the verb, that is the subject and the predicate, it makes this sentence also a complete sentence. And also this sentence is conveying us a complete meaning. You can go means तुम जा सकते हो. तो इसी के साथ हमें ये पता लगता है कि कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में दो वाक्य होते हैं. अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की. फ्रेंड्स, परोक्ष वाक्य में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी संयोजक का प्रयोग करते हैं जैसे कि और हम उसका प्रयोग करके इन दो वाक्यों को जोड़ देते हैं. In indirect speech, we use the conjunctions like that, if, whether, to, in order to join the two distinct sentences. The two distinct sentences, that is, the reporting verb and the reported speech. Now let us see the same example, and here we can compare the direct speech and the indirect speech. अध्यापिका ने कहा तुम जा सकते हो. This is प्रत्यक्ष वाक्य या फिर direct speech. The teacher said you can go. Now the points which you have to remember when you are writing direct speech. First of all, you have to put the second part of the sentence, that is the reporting speech, within inverted commas. The second point is first letter of the first word with which you begin the reporting speech. This has to be in capital letter. And you have to put a comma in order to separate the reported verb with the reporting speech. Now let us see when we translate this into indirect speech. अध्यापिका ने कहा कि हम जा सकते थे. तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो है, सबसे पहले हमने एक संयोजक का प्रयोग किया इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए. कॉमा भी हट गया, इन्वर्टेड कॉमास भी हट गए. और तुम जा सकते हो, तुम का बन गया हम, हो का बन गया थे. इसके क्या नियम है, इसके क्या रूल्स हैं, उसकी मैं बातचीत करूंगी आपके साथ आगे चलकर. The teacher said that we could go. So, what are the new things which you can see in this direct speech and this indirect speech is, first of all, we have used a conjunction to join the two parts of the sentence, that was reported verb and reporting speech. Secondly, there is no comma. There are no inverted commas. There is no capital over here, and you has changed into we, and can has changed into could. So we follow certain rules for this conversion, which we will go ahead and see. Now let us see all the rules which we will cover when we have to convert direct speech into indirect speech.
Now the rules which we will cover are with relation to pronouns, with relation to tenses, with relation to auxiliary verbs, some other words which change when we convert direct into indirect speech, rules relating to historical truths, universal truths, and habitual facts. Now we will discuss them one by one. First of all, let us see the rules for changing the pronouns when we convert direct speech into indirect speech. Here is a list of pronouns. Pronouns are divided into first person, that is the vakta or the speaker, second person, that is the dusra vyakti, and the third person, that is anya vyakti. Now, when we talk about the first person as the subject in the sentence, जिसे हम कर्ता कहते हैं, तो हम यूज करते हैं I सिंगुलर के लिए और we यूज करते हैं प्लूरल के लिए, जैसे हम हिंदी में मैं या हम का प्रयोग करते हैं. जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कर्म के रूप में जब हम फर्स्ट पर्सन को यूज करते हैं, इंग्लिश में हम मुझे के स्थान पर मी यूज करते हैं और हमें के स्थान पर अस. और जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं कोई पोजेशन दिखाने के लिए, कोई संबंध जताने के लिए, तो हम मेरा के स्थान पर माई यूज करेंगे और हमारा के स्थान पर आर. Let's go ahead to the second person. When we talk about the second person as the subject of the sentence, यानी कि कर्ता के रूप में, तब हम तुम या आप की जगह पर you का इस्तेमाल करेंगे. और जब हम बात करेंगे दूसरे व्यक्ति की ऑब्जेक्ट के रूप में, जिसे हम कन कहते हैं, तो हम तुम्हें या आपको के स्थान पर भी you का ही प्रयोग करेंगे. और जब सेकंड पर्सन की बात होगी पोजेशन दिखाने के लिए या संबंध जताने के लिए, तो हम तुम्हारा या फिर आपका के स्थान पर योर का प्रयोग करेंगे. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पर्सन, जिसे हम अन्य व्यक्ति कहते हैं. फ्रेंड्स, जब हम अन्य व्यक्ति की बात करेंगे कर्ता की तरह, लाइक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन इंस्टेड ऑफ वह या वो या वे के स्थान पर हम लगाएंगे ही या फिर शी. पुरुष के लिए ही आएगा और स्त्री के लिए शी. या फिर हम इट प्रयोग कर सकते हैं किसी निर्जीव वस्तु के लिए. दे भी यूज हो सकता है प्लूरल के लिए, और किसी का नाम भी लगाया जा सकता है. जब थर्ड पर्सन की बात होगी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसे या उन्हें की जगह हिम, हर, इट या देम का प्रयोग हो सकता है. और जब थर्ड पर्सन की बात होगी कोई पोजेशन या संबंध दिखाने के लिए, तब हम उसका, उसकी या उनकी के स्थान पर his, her, its या their, इन चारों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे. Now let us come to the first rule in relation to pronouns. When the pronoun in the reporting speech is in first person. Reporting speech means जो किसी की कही हुई बात है. जब रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रोनाउन, जो सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है, वो फर्स्ट पर्सन में है, वो प्रथम व्यक्ति में है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा. सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के हिसाब से बदलेगा. क्या मतलब है इसका? अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन है, तो फिर जो रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन था वो भी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा. अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता सेकेंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सर्वनाम है वो भी सेकेंड पर्सन का लगाया जाएगा. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्ता है वो थर्ड पर्सन का है, तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच में जो सर्वनाम है उसको भी हम बदलकर थर्ड पर्सन में ही इस्तेमाल करेंगे. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप इस रूल को अच्छे से समझ सकें. राम ने मुझे कहा मैं जा रहा हूं. दिस सेंटेंस बिकम्स Ram said to me I am going. Now just now the first rule I have told you that if in the reporting speech there is first person. So here the pronoun in the reporting speech is I. I is first person. So it will convert according to the subject of the reporting
reporting verb. Subject of the reporting verb is Ram. राम क्या है? किसी का नाम है, और नाम किस कैटेगरी में आता है? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो मैंने नियम बताया था कि आई बदल जाएगा थर्ड पर्सन के हिसाब से, और थर्ड पर्सन के हिसाब से आई का क्या बन जाएगा? ही। तो ये जो हमारा सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच में, राम सेड टू मी I am going. When we convert it into indirect speech, it will become Ram said to me that he was going. Now this I has been converted into he. Let us see one more example. तुमने राधा से कहा मैं पढ़ रहा हूँ. In English this sentence is you said to Radha I am studying. Now when we have to convert it into indirect speech, we have to take care that this I, this is the first person. This will convert according to the subject of the reporting verb. The subject of the reporting verb here is you. And you is second person. So this I will also convert into second person. And when we convert this I into second person, it will become you. You said to Radha, I am studying. Now when we convert this into indirect speech, it becomes you said to Radha that you were studying. So just now we had decoded this, that this I will turn into you according to the first rule which I have told you for conversions of pronouns. Let us see one more example. उन्होंने मुझे कहा हम खेल रहे हैं. They said to me, we are playing. So here we are concerned with this we, this pronoun. What will this become when we convert it into indirect speech? Now we is also first person. As I told you that first person in the reporting speech will convert according to the subject of the reported verb. Here the subject, you have to really be careful to identify the subject of the reported verb. This is very important that you correctly identify this. Now the subject of this reported verb, that is they. They is third person. You can just refer to the table which I gave you initially. They is third person. So we will convert this we into third person. Now friends, when we is converted into third person, it becomes they. They said to me, we are playing. This becomes they said to me that they were playing. So this we gets converted into they. Now let us see rule number 2. This states that when the pronoun in reporting speech is in the second person, it changes according to the object, that is the karm of the reporting verb. Now let us see an example again to understand this rule. मैंने राम से कहा तुम नालायक हो. यहाँ पर जिस सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं वो है तुम. तुम क्या है? Second person. This sentence in English becomes I said to Ram, you are unworthy. नालायक को हम unworthy कहते हैं और तुम के स्थान पर हमने you का प्रयोग किया. You is pronoun in second person.
Now friends, I told you the second rule, that is, then it will get converted according to the object of the reported verb. Now here the object is Ram. This is in the third person. This is the name of someone which comes under the category of third person. So this you will get converted into third person. And it will become he because it is a masculine gender. I said to Ram, you are unworthy. This, when converted into indirect speech, becomes I said to Ram that he was unworthy. So just now, as I decoded for you, you gets converted into he. There is another example for you. टीचर ने मुझे कहा तुम अच्छे विद्यार्थी हो. In English, this sentence is, teacher said to me, you are a good student. Now again here you can see the pronoun which is there in the reported speech. This is you, which is the second person. The object of the reported verb is me, and it is in first person. So even this you will get converted into first person, and the you of the second person will become I in the first person. The sentence in direct speech was, teacher said to me, you are a good student. And this sentence, when converted into indirect speech, it becomes, teacher told me that I was a good student. So friends, you has been converted into I according to the second rule of conversions of pronouns. I said to you, मैंने तुम्हें कहा, I said to you, तुम चुप रहो, you keep quiet. The pronoun which is there in the reported speech, that is you, this is second person. So it will get converted according to the object of the reported verb. Here the object of the reported verb is you, which is again second person. You will remain you only because it is already in the second person. I said to you, you keep quiet. Now this sentence in indirect speech will be, I said to you that you keep quiet. So again, you will remain like that as it is. चलिए अब देखते हैं